नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अप्रैल 2026। दोस्तों, ज्यादा बातें घुमाएंगे नहीं, सीधा पॉइंट पे चलेंगे। मार्केट आज वीक था। सबसे पहली बात, क्यों वीक था? देखिए, यूएस और ईरान के बीच जो सेकेंड टर्म ऑफ पीस टॉक बार बार कैंसिल हो रहा है, उस वजह से जो एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस वजह से कल रात से हमने देखा था गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 150-200 पॉइंट नीचे चल रहा था। और आज सुबह जब ओपन हुआ, मैं आपको इवन मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शेयर किया था, उस टाइम पे भी वीक ही था। और ओपनिंग हुआ है आज लगभग 24,202 पॉइंट पे। उसके बाद इंटरडे लो टच किया 24,134 पॉइंट पे। शुरू में इंटरडे हाई टच किया 24,310 पॉइंट पे। बट लास्ट डे जिस लेवल पे क्लोजिंग किया था उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग किया निफ्टी 24,173 पॉइंट पे, लगभग 0.84% गिरावट के साथ। बट इसके साथ साथ, जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए, सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार सेम रिएक्ट नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि आप खुद सोच के बताइए कि मतलब ये सिचुएशन अगर मार्च पे होता तो कितना परसेंट गिरता? मतलब मिनिमम 2-3% आराम से गिर जाता। बट आज अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 अभी भी एक सपोर्ट लेवल को आज ब्रेक नहीं कर पाया। वो कौन सा सपोर्ट लेवल है? दो सपोर्ट लेवल के बारे में आपको मैं कल रात में कहा था। एक कहा था 24,250, जहां पे लास्ट डे सपोर्ट मिला था, इंटरडे लो टच किया था, उसके बाद लास्ट डे बाउंस बैक किया था। आज यहां पे सबसे पहली बात मिल गया रेजिस्टेंस, और दूसरा 24,100। तो 24,100 की सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे आज भी अनब्रेकेबल है ना। और निफ्टी 50 लगभग उस लेवल के आसपास तो पहुंचा भी नहीं। आज इंटरडे लो भी टच किया 24,134 पॉइंट पे। तो आज क्लोजिंग में कहूंगा ठीक है, थोड़ा वीकनेस था, बट उतना खराब स्थिति नहीं है जितना मार्च महीने पे देखने को मिला था। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आज काफी गिरावट हुआ था। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं आपको रेंज भी कहा था कि थोड़ा ब्रॉडर रेंज पकड़ के चले, क्योंकि बैंक जब गिरता है तो थोड़ा सा मतलब रेंज अनुसार थोड़ा ज्यादा ही गिरेगा। तो आज उसी के हिसाब से पूरा माहौल देखने को मिला। 57,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल, उसको आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा, पर 56,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। लगभग 819 पॉइंट की डिक्लाइन, 1.43% गिरावट के साथ। बाकी सेक्टर्स की बात करें, ठीक है, कुछ कुछ सेक्टर्स में आज रिकवर भी हुआ, ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर गिरा, कुछ कुछ सेक्टर रिकवर हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि एमएनसी सेक्टर में 0.5% की गिरावट था, सीडीटीओ सेक्टर में 0.7% की गिरावट था, मेटल सेक्टर 0.82% नीचे। पीएसयू बैंक में आज काफी गिरावट हुआ। पीएसयू बैंक एक्चुअली काफी चल गया था। अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक में खास करके जो बड़े बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सब चल रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज पीएसयू बैंक में थोड़ा सा डिप करेक्शन देखने को मिला। बाकी बात करें पीएससी सेक्टर, पीएससी सेक्टर में उतना भी आज करेक्शन नहीं था। नोट करना, सिर्फ 0.3%, मतलब जो सरकारी कंपनी की सेक्टर्स। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज बहुत बुलिश मूड पे था, 2-2.5% ऊपर। मीडिया सेक्टर भी बुलिश मूड पे था। रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में डिक्लाइन। सीपीएस सेक्टर जबकि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। नोट करना, सीपीएससी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। आपके आईटी सेक्टर आज भी गिरा है। अच्छा, वैसे आज आईटी बताने से याद हुआ, आईटी में आज इन्फोसिस की रिजल्ट आउट हो चुका है। मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, देख लेना जरूर। अच्छा, एफएमसी सेक्टर में डिक्लाइन। ऑटो सेक्टर तो ये तो मैं कहूँगा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑयल प्राइस बढ़ गया तो ऑटो में तो सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स में। टाटा मोटर जो कमर्शियल हो गया, आईशर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, आज खूब पिटा है, 3-4% की एवरेज में गिरा है। कंजप्शन सेक्टर में डिक्लाइन था। बैंक निफ्टी वो तो देख चुका, थोड़ा बहुत डिक्लाइन था। एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव में था। यानी कुल मिला के बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट आज वीक था, बट जितना गिरना चाहिए था दोस्तों, ये फैक्ट है, आज उतना भी नहीं गिरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे कल रात में यूएस मार्केट पॉजिटिव में था। डॉ जोन्स 0.69%, नैस्डैक अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा, उस लेवल पे क्लोजिंग भी दे दिया। पर आज सुबह सुबह एक्चुअली देखिए, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो है, ये तो फैक्ट। और ये बात भी सही है कि जब तक नहीं ये वॉर खत्म हो जाए, तब तक आप 100% नहीं कह सकते कि सब कुछ मामला सुलझ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम के अनुसार, मतलब सुबह की 0.63% नीचे ही चल रहा है। सुबह ओपन भी हुआ था नेगेटिव में, अभी लगभग उस लेवल पे ही चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट की जो फ्यूचर्स है, वो भी सुबह से नेगेटिव में था, अभी भी नेगेटिव में है। तो मे भी आज रात में यूएस मार्केट भी थोड़ा वीक ओपनिंग दे सकता है। और सिर्फ इंडियन मार्केट ही क्यों, आज मोस्टली एशियन पैसिफिक मार्केट नेगेटिव में था। एक बार थोड़ा देख लीजिए इधर, जैसे कि इंडियन मार्केट की तरह ही था, ऐसा नहीं कि बहुत गिरा, सेम टू सेम। ठीक है, जापानीज मार्केट भी आज लगभग वही 0.5%, 1% की रेंज में गिरा, मोस्टली इंडेक्स। या बाकी चाइनीज मार्केट भी आप देख लीजिए, 0.5%, 1% की रेंज में गिरा है, मोस्टली इंडेक्स। हांगकांग की मार्केट भी सेम टू सेम 0.5%, 1% की रेंज में गिरा है, जैसे कि इंडियन मार्केट गिरा है। साउथ कोरियन मार्केट आज ओपन था, बट साउथ कोरियन मार्केट आज पॉजिटिव में था, ये अच्छी बात है।
साउथ कोरियन मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में था, इंडियन मार्केट हमने ऑलरेडी देख लिया। ताइवानिश मार्केट आज ओपन था, थोड़ा बहुत मिक्स था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में डिक्लाइन था। ये खचरा आज बहुत गिरा है, खचरा एक्चुअली बहुत उछल रहा था, ठीक है। हम मीडिएटर को मार के घुसा दिया 1.5-2% नीचे। न्यूजीलैंड की मार्केट 0.5% 1% नीचे। मलेशियन मार्केट आज ओपन था, सही था। इंडोनेशियन मार्केट आज खूब पीटा है, इंडोनेशियन मार्केट लगभग 2-2.5% गिरा। सिंगापुर मार्केट गिरा, थाई मार्केट गिरा। तो एवरेजली बात करें, मोस्टली मार्केट वो 1% के रेंज आसपास हमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला। देखिए जैसे जैसे फिर से वॉर से रिलेटेड अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, क्रूड ऑयल की प्राइस में यहाँ पे चेंजेस होगा ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। ब्रेंट क्रूड आप देखिए अभी लगभग $103 $4 पर बैरल, कल रात में लगभग 101-2 पे पहुंच गया था, अभी लगभग कोई 103 के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो ऑयल प्राइस एक बहुत बड़ी फैक्टर है, ऑयल प्राइस एक बहुत बड़ी फैक्टर। और कल रात में हमारे आरबीआई की गवर्नर ने भी कहा अपने एमपीसी मिनट्स पे कि ये वॉर जितना और स्ट्रेच होगा, आगे एक्सटेंड करेगा, वो कहीं ना कहीं भारत की जो इन्फ्लेशन है और जीडीपी है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। अच्छा, गोल्ड प्राइस अगेन, ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड प्राइस में डिक्लाइन होगा, नेचुरल सी बात है, गोल्ड में भी थोड़ा और डिक्लाइन हुआ। सिल्वर की प्राइस भी कल हमने देखा था लगभग 2-2.5% नीचे था, आज लगभग कोई 4% नीचे हो गया, ठीक है। ये भी मैं कहूंगा प्रेडिक्टेबल था, ऑयल प्राइस जैसे गिरेगा ऑटोमेटिकली सब बढ़ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फिर से ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है, जबकि बीच में काफी हद तक रिकवर कर गया। अगर आप देखेंगे ये तो आपका लाइफ टाइम लो पे पहुंच गया था अप्रैल की सेकेंड वीक पे, उसके बाद अब देखिए जैसे जैसे अप्रैल महीने पे मार्केट रिकवर किया था, बीच में जो 2 हफ्ता प्राइस जो है इंडियन करेंसी की वो एकदम यूएसडी के में नीचे पहुंच गया था और वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया था। अभी आप देखिए प्राइस फिर से बढ़ने लगा और वैल्यूएशन लगातार गिरने लगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, वैसे और भी बहुत सारे जानकारी है जियोपॉलिटिक्स में, और ट्रम्प की तरफ से भी भारत को लेकर कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आया है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे आगे। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो हो, 12 बजे की वीडियो हो, सारी जानकारी दे दिया था, आज भी आ जाएगा, कल शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। सारे वीडियो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बाद में देखिए आप लोग भी भूल जाते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आइए चेकआउट करते हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल वालों ने क्या लिखा है, मतलब किस वजह से आज मार्केट डिक्लाइन हुआ है, आइए फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया सर्जिंग क्रूड ऑयल, बात तो सही है, क्योंकि जो भी है ऑयल पे तो इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से। अच्छा, वीक ग्लोबल क्यू, सुबह से एशियन मार्केट नेगेटिव में था, डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर भी नेगेटिव में था, ये भी सही है। रुपी डिक्लाइन, ये भी सही है। एफआई इस हफ्ते हो सकता है पिछले 2 हफ्तों से लगातार खरीद रहा है, बट ये हफ्ते अभी तक तो लगातार बेचा है, और ये फैक्ट है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये भी सही है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न के कारण ये सारे इंपैक्ट, सारे चेंजेस देखने को मिला। अच्छा, एचएसबीसी, ये इंपॉर्टेंट, ये आज की अपडेट है दोस्तों, आज सुबह सुबह एचएसबीसी ने, एचएसबीसी आपको पता होगा एक ब्रोकरेज फर्म, ठीक है, बाहर की, एचएसबीसी ने भारत की जो रेटिंग देते हैं ना, पहले न्यूट्रल रेटिंग दिया था, उसको चेंज करके अंडरवेट की रेटिंग दिया। अंडरवेट मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा वीक रेटिंग दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक माइनर इंपैक्ट हमें देखने को मिला। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना को लेकर कुछ कहा, क्या कहा पहले मैं आपको सुनाता हूं, और उसके बाद मतलब इसके पीछे की क्या कारण है वो भी समझाऊंगा। अब देखिए ट्रंप ने क्या कहा, चाइना, इंडिया और सम अदर्स हेल होल, आगे कुछ लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। ट्रम्प रीपोस्ट, एक्चुअली ये काफी पुराने एक पोस्ट है, उसको रीपोस्ट किया है, ठीक है। एंटी इंडिया रैंट ओवर बर्थ राइट सिटीजनशिप, तो आपको पता होगा ट्रम्प आने के बाद से ही बार बार जो बर्थ राइट सिटीजनशिप, मतलब जो बाहर की देश है, खास करके एशियन कंट्रीज है, जैसे कि भारत, चाइना, यहाँ से लोग क्या करते हैं कि मतलब जॉब फॉब लेके यूएस पहुंच जाते हैं, और वहां पे मान लीजिए कि वो शादी ब्याह किया, उनका बेबी हुआ, तो वो जो बेबी होता है उसको बर्थ राइट मिल जाता है, यूएस सिटीजनशिप मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए कहा, अब क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, और क्यों कहा वो इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज रीपोस्टेड मतलब ये काफी पुराने एक पोस्ट है, तो उसको रिपोस्ट किया अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड रेडियो होस्ट एक पॉडकास्ट में, वेयर ही रेफर्ड टू इंडिया एंड चाइना एंड अदर नेशन एज हेल होल, मतलब इसके मतलब इंडिया, चाइना कुछ और भी देश है, इसको हेल होल ये टैग दिया है। अच्छा, इन हिज रेसिस्ट रैंट कॉलिंग फॉर चेंजेस यूनाइटेड स्टेट्स बर्थ सिटीजनशिप लॉ सेवेज एलिज दैट पीपल फ्रॉम द 2 एशियन नेशन कम टू द यूएस ड्रॉप अ बेबी इन 9 months
एंड द लॉ टर्न टू देम इनटू इंस्टेंट यूएस सिटीजनशिप, जो अभी आपको मैं कहा। अब देखिए ट्रम्प मेरा चाचा ये ऐसा क्यों कह रहा है पता है? अब ये कहेगा ही क्योंकि आज की डेट में सबसे पहली बात क्या है कि साउथ एशिया या एशिया में यूएस की जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है, और जबकि दूसरी तरफ चाइना और इंडिया की पकड़ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए चाइना की तो बात समझ आ रहा है, अब भारत क्यों पता है? रिसेंटली दोस्तों आपको मैं अपडेट भी दिया था, आज है आपका 23 तारीख, ठीक 3 दिन पहले की बात है, 19 तारीख की एक खबर था। भारत और रशिया ने, मैं आपको उस टाइम पे कहा भी था कि भारत और रशिया ने एक बहुत ही मतलब सुप्रीम टाइम को चुना है कि पूरे दुनिया वॉर में व्यस्त है, और भारत और रशिया दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। कैसा एग्रीमेंट पता है? अभी से क्या होगा पता है? रशिया की जो ट्रूप्स है, रशिया की जो आर्मी है लगभग 3000 के आसपास भारत में डिप्लॉय होगा, और भारत की जो ट्रूप्स है 3000 के आसपास वो रशिया में डिप्लॉय होगा। और सिर्फ ट्रूप्स ही नहीं, वॉरशिप भी डिप्लॉय होगा, फाइटर जेट भी डिप्लॉय होगा, मतलब टोटल जो मिलिट्री है वो डिप्लॉयमेंट होगा। ये भारत सबसे पहली बार करने जा रहा है रशिया के साथ, और ये दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस को एक बहुत बड़ा झटका लगा, ग्लोबल साउथ में पकड़ और ज्यादा ढीला हो रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों आप अगर खबर वगैरह पे थोड़ा नजर रखते हो आपको पता होगा भारत से बहुत सारे सीआईए एजेंट को पकड़ा गया है। भले यूएस यहाँ पे मतलब डिनाई किया कि नहीं ये सीआईए एजेंट नहीं है, बट ये सच है कि सीआईए एजेंट को पकड़ा गया है भारत में, और खूब पीटा है। ठीक है, सीआईए एजेंट को पकड़ा गया है और ये सच है। तो जिस वजह से अभी ट्रम्प जो है ना थोड़ा सा अंदर से वो जो खुन्नस है वो निकालने की कोशिश करे। बाकी दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो कि सडनली क्यों कहा, प्लीज कमेंट करके बताइए जो भी अपना ओपिनियन। बट ये मैं कहूंगा एक बहुत मेजर फैक्टर है, बहुत मेजर फैक्टर कि भारत और रशिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया है ट्रूप डिप्लॉयमेंट की एक दूसरे देशों में, ये एक बहुत बड़ी रोल प्ले कर रहा है। उस टाइम पे आपको मैं कहा भी था। अच्छा बाय द वे दोस्तों एक और फैक्टर ये भी है कि देखिए जब ईरान को पूछा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कब रीओपन होगा, तब ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि अभी तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि यूएस जब तक ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट हटाए तब तक हम भी हमारा जो ब्लॉकेज है उसको हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ऑयल प्राइस है ग्लोबल मार्केट में उसको लगातार बढ़ा रहा है। और आई थिंक ये जब तक ईगो की मतलब इशू रहेगा दोनों पक्ष, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर देश को नहीं कह रहा हूँ, यूएस हो या ईरान हो, एक्चुअली दोनों ही देश ट्रैप्ड हो चुका है और दोनों ही आज की डेट में ईगोइस्टिक एक वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है। सिंपल बात। ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और रिपोर्ट है, मैं आपको थोड़ा देता हूं। ये रिपोर्ट काफी मैं कहूंगा शॉकिंग भी है बट काफी हद तक प्रेडिक्टेबल भी था, मतलब बहुत लोगों को पता भी था। तो एक्चुअली ये जो दावा किया है यूएस का ही एक स्टेट सेक्रेटरी ने, जिनका नाम है जॉन केरी ने कहा कि आज की डेट में ये जो वॉर चल रहा है ना, ये वॉर, ये देखिए ये वॉर के पीछे हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं इजराइल के एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब सुनने को आ रहा है कि ये जो वॉर करवाने के लिए नेतन्याहू या इजराइल जो है, सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट ओबामा को भी कहा था, जो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश उसको भी कहा था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन उसको भी कहा था, बट ट्रम्प ने फाइनली एग्री किया। मतलब ये जो पिछले कुछ प्रेसिडेंट था यूएस की, वो लोग डिसएग्री किया था, नहीं हम अटैक नहीं करेंगे, बट ट्रम्प ने जब एग्री किया है उसके बाद ये वॉर शुरू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। बट कुल मिला के बात करें माहौल सच में काफी अनसर्टेन है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग प्लीज पैनिक मत करना, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। जब मार्च महीने पे इंटेंस डाउनफॉल हुआ था तो आप समझ पा रहे हो कि पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से मार्केट मार्च महीने पे डिक्लाइन हुआ था, जिस रफ्तार से गिरा था, उसी रफ्तार से रिकवर कर गया। बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दीजिए, अगर आपके पास कैपिटल है डिप्लॉय कीजिए मार्केट में, अगर नहीं है तो चुपचाप देखते रहिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाइए। ठीक है, बाकी अपडेट लेते रहिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।